नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त गवाए सीधे एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की गहराई में उतरते हैं जिसने बड़े बड़े जानकारों को भी हैरत में डाल रखा है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक सभ्यता तमाम मुश्किलों और खतरनाक हमलों के बावजूद न सिर्फ बची रही बल्कि उसने इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। दरअसल ये कहानी हमें इंसानी लचीलेपन या यूं कहें कि रेजिलियंस का असली मतलब सिखाती है। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत ही कॉमन पैटर्न, एक यूनिवर्सल रूल नजर आता है, और वो ये कि हर महान सभ्यता एक ना एक दिन खत्म जरूर होती है, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना रही हो। लेकिन ईरान का सच कुछ और ही है। इस सभ्यता ने पिछले 2500 सालों में इस नियम को एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार तोड़ा है। ये सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अपवाद है। तो यहाँ से हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। कैसे इस सभ्यता ने यूनानियों, अरबों, तुर्कों और यहाँ तक कि मंगोलों के उन भयानक और क्रूर आक्रमणों को झेल लिया, जबकि हम जानते हैं कि इसी तरह के हमलों में दूसरी कई महान सभ्यताएं तो मानो हमेशा के लिए नक्शे से ही मिट गईं। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। हमारे इस विश्लेषण का पहला भाग है इतिहास का नियम तोड़ना। देखिए, इतिहास की किताबें हमें आम तौर पर यही बताती हैं कि वक्त के साथ बड़े बड़े शहर धूल में मिल जाते हैं और महान राजवंशों का नामो निशान मिट जाता है। पर ईरान की केस में ऐसा कतई नहीं हुआ। जब दुनिया की बाकी प्राचीन सभ्यताएं खामोशी के नीचे दब रही थीं, तब ईरान ने अपनी पहचान को पूरी तरह जिंदा रखा। उन्होंने इस यूनिवर्सल रूल को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, भौगोलिक नियति का प्रभाव। क्योंकि किसी भी सभ्यता को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो ईरान का भूगोल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि वो उनकी किस्मत तय कर रहा था। जरा सोचिए, ईरान का पठार एक विशाल प्राकृतिक किले की तरह है, जिसके चारों तरफ ज़ैग्रोस और अल्बोर्स जैसी ऊंची और अभेद्य पहाड़ियां हैं। मौसम की बात करें तो कड़कड़ाती ठंड और बड़े बड़े नमक के रेगिस्तान। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह प्राचीन दुनिया के बिल्कुल चौराहे पर मौजूद था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि यहाँ उभरने वाली सभ्यता को दुनिया भर की ताकतों और ऐतिहासिक बदलावों का सामना करना ही था। और मजेदार बात यह है कि इसी चुनौतीपूर्ण भूगोल ने उन्हें अंदर से फौलादी बना दिया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अनोखे पहलू पर, विजेताओं को आत्मसात करना, यानी उन्हें अपना ही बना लेना। यहाँ हमें इतिहास का एक बहुत ही अचंभित करने वाला लूप देखने को मिलता है। हम इसे वही कहानी का नाम दे सकते हैं। होता ये था, पहले विदेशी सेनाएं हमला करती हैं, फिर वो सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली जादू, तीसरा चरण। वो विजेता खुद उसी पर्शियन संस्कृति के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं जिसे वो खत्म करने आए थे। है ना बिल्कुल हैरान करने वाली बात? अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो 330 ईसा पूर्व के सिकंदर महान से लेकर अरबों, तुर्कों और फिर चंगेज खान के मंगोलों तक हर एक बड़े ऐतिहासिक झटके ने ईरान के पठार को पूरी तरह हिला कर रख दिया। लेकिन हर बार बिना किसी चूक के ये वही कहानी दोहराई गई। उदाहरण के लिए सिकंदर महान को ही ले लीजिए। वो आया तो था एक ग्रीक विजेता बनकर, बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे वो पर्शियन साम्राज्य की गहराई में उतरा, वही कहानी फिर सामने आई। वो खुद पर्शियन शाही लिबास पहनने लगा, वहां के दरबारी तौर तरीके अपनाने लगा। एक तरह से उसने खुद को पूरी तरह से ईरान के सांचे में ढाल लिया था। और मंगोलों के साथ, उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। मंगोलों के हमलों ने जो बर्बादी की, वो दुनिया के इतिहास में खौफनाक मानी जाती है। लेकिन उस तबाही के बावजूद संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कुछ ही पीढ़ियों के अंदर चंगेज खान के वंशजों ने इस्लाम अपना लिया और वे पर्शियन कला और संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक बन गए। मतलब हमलावर एक बार फिर हार गए और संस्कृति जीत गई। चलिए अब अपने चौथे भाग की तरफ मुड़ते हैं, प्रशासनिक और सांस्कृतिक निरंतरता। आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? दरअसल विदेशी शासकों और नए धर्मों के आने से रातों रात सब कुछ नहीं बदल गया। राजकाज का जो ढांचा था वो पर्शियन ही रहा। कला, साहित्य और दरबारी रीति रिवाजों ने एक मजबूत एंकर की तरह काम किया। नौरोज जैसे हजारों साल पुराने त्योहार पूरे जोश से मनाए जाते रहे। और सबसे बड़ी बात, सरकार चलाने का असल काम पर्शियन विद्वानों और अधिकारियों के हाथों में रहा। इस पैटर्न को समझना बहुत ही आसान है। इस ओर ध्यान दीजिए।
चाहे गद्दी पर अरब खलीफा बैठे हों, तुर्की सुल्तान हो या फिर मंगोल खान, उस विशाल साम्राज्य को चलाने की जटिल मशीनरी हमेशा पर्शियन प्रशासकों और वजीरों ने ही संभाली। सत्ता किसी की भी हो, सिस्टम उन्हीं का था, और यही उनके डटे रहने की सबसे बड़ी चाबी थी। अब बात करते हैं पांचवें और एक बहुत ही भावुक हिस्से की, वो भाषा जिसने पूरी पहचान को बचा लिया। एक दौर ऐसा भी आया जब लगने लगा था कि शायद पर्शियन भाषा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, पर फिर एंट्री होती है फिरदौसी की। उन्होंने अपना मशहूर महाकाव्य शाहनामा लिखा। उन्होंने प्राचीन राजाओं और नायकों की कहानियों को ऐसे पिरोया कि पूरी पर्शियन पहचान और भाषा को एक नया जीवन मिल गया, जो सदियों सदियों तक कायम रहा। और ये तथ्य तो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है कि विदेशी कब्जे के उस सबसे मुश्किल और अंधकारमय दौर में भी पर्शियन भाषा ने रोमी और हाफिज जैसे महान कवियों को जन्म दिया। इनकी शायरी ने न सिर्फ उस दौर की मुश्किलें पार की, बल्कि वो आगे चलकर पूरी इस्लामिक दुनिया की सबसे अनमोल साहित्यिक विरासत बन गई। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, छठा भाग, झुकना पर टूटना नहीं। असली सर्वाइवल का मतलब आखिर है क्या? इन सब बातों से हम एक चीज तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ईरान के असली सुपर पावर कोई बहुत बड़ी फौज या हथियार नहीं थे। उनकी ताकत थी उनकी बेजोड़ फ्लेक्सिबिलिटी। जब भारी तूफान आता है तो तना हुआ मजबूत पेड़ अक्सर जड़ से उखड़ जाता है, लेकिन एक लचीला पेड़ हवा के साथ झुक जाता है और तूफान गुजर जाने के बाद फिर शान से सीधा खड़ा हो जाता है। ईरान ने बिल्कुल यही किया। तो इस पूरी वही कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, एडैप्टेशन। साम्राज्य तो बनते हैं और बिगड़ते हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है, लेकिन जो सभ्यताएं खुद को वक्त और हालात के हिसाब से ढालना जानती हैं, वे कभी नहीं मरती। अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इस तेजी से बदलते दौर में हमारी आधुनिक सभ्यताएं भी बदलाव के इस तूफान में झुकना और खुद को ढालना जानती हैं, या वे बस किसी बड़े झटके से टूट कर बिखरने का इंतजार कर रही हैं?